वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। देश के फास्टेस्ट ग्रोइंग वैल्यू फैशन रिटेलर्स सिटी कार्ट ने हाल ही में सीरीज बी फंडिंग में 538 करोड़ रुपए जुटाए हैं और इस राउंड में प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स टीपीजी, न्यू क्वेस्ट और A91 पार्टनर्स ने हिस्सा लिया। छोटे शहरों में किफायती दामों पर फैशन और डेली यूज के कपड़े पहुंचाने वाला सिटी कार्ट इस फंड का इस्तेमाल करते हुए क्या बड़े प्लान बनाने जा रहा है, जानेंगे कंपनी के एमडी और को फाउंडर सुधांशु अग्रवाल जी से। सुधांशु जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आवाज एंटरप्रेन्योर को समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। सिटी कार्ट बाकी वैल्यू फैशन चेन से कैसे अलग है? ज़ूडियो की बात करूं, ट्रेंड की बात करूं, लाइफस्टाइल, कैसे अलग है सिटी कार्ट इन सबसे? बहुत डिफरेंस है मैम जूडियो और सिटी कार्ट में। जूडियो जो कि अधिकतर मिडिल एज या यंग यूथ को केटर कर रहा है, वहाँ पे सिटी कार्ट हम पूरी फैमिली को केटर करते हैं, जहाँ पे बच्चों से लेके बड़ों तक के कपड़े मिलते हैं और साथ में हम फैशन एक्सेसरीज और हाउस होल्ड की का सामान भी उपलब्ध कराते हैं। साथ ही में हमारे प्राइस रेंज में बहुत फर्क है। हम ऑलमोस्ट 50% ऑफ जूडियो प्राइसिंग पे वर्क करते हैं। हमारा एएसपी सिर्फ 300 रुपए है कपड़ों का। मुझे ऐसा लगता है जूडियो का 500 से 550 के बीच में होगा। तो आप कह रहे हैं कि बहुत अफोर्डेबल है सिटी कार्ट, बिल्कुल। लेकिन स्टोर एक्सपेंशन के लिहाज से सवाल ये कि कितने नए स्टोर्स खोलने की सोच रहे हैं और कौन से इलाके में ये खोला जाएगा? क्योंकि आप बिहार और यूपी फोकस्ड हैं, तो क्या इलाका बढ़ाएंगे वहाँ पे या फिर वहीं पे स्टोर एक्सपेंशन करेंगे आप? दो तरीके से अब हमारा स्टोर एक्सपेंशन आएगा। पहला जो कि हम यूपी बिहार में ही और अपने फुटप्रिंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिन शहरों में हम ऑलरेडी मौजूद है वहां पे और स्टोर्स खोलेंगे और उसके नेबरिंग शहरों में भी और स्टोर्स आएंगे हमारे। और साथ ही में हम जो नेबरिंग स्टेट्स है जैसे कि उड़ीसा और झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट, हम उस तरफ भी अपना एक्सपेंशन करेंगे। बिल्कुल। सुधांशु जी, कंपनी का रेवेन्यू रेट इस वक्त क्या है? 12 से 18 महीने से कंपेयर करो तो क्या आपको यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है? क्या बदलाव नजर आए हैं आपको? जी, सिटी कार्ट वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग कंपनीज है इस इंडस्ट्री में और हमने लास्ट ईयर 650 से 900 करोड़ के आसपास रेवेन्यू किया था और इस साल का प्लान वहां से 40% ग्रोथ का है। तो हम अच्छी ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं और उसी के राह पे सही जा रहे हैं। सुधांशु जी, लेकिन अगर रेवेन्यू का मैं योगदान पूछूं तो आपके प्राइवेट लेबल से रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूशन होता है? लगभग 70% हम जो बेचते हैं वो हमारे प्राइवेट लेबल होते हैं, बट जो बाकी 30% भी होते हैं वो हमारे चूजन प्रोडक्ट्स होते हैं। बस वो सप्लाई चेन की कुछ मुश्किलों की वजह से हम उसको अपने लेबल पे नहीं ला पाते हैं। अदरवाइज 100% प्रोडक्ट हमारे खुद के डिजाइन होते हैं। ओके। सुधांशु जी, सवाल दूसरा ये कि आप का कोर कस्टमर बेस क्या है? प्रोडक्ट मिक्स कैसे है? उसको कैसे इवॉल्व कर रहे हैं आप अपने टारगेट ऑडियंस के लिहाज से? हम हर समय यही कोशिश में रहते हैं कि हम कितना रेलिवेंट बन सके अपने कस्टमर्स के लिए और कितना हम और सही प्रोडक्ट सही टाइम पे पहुंचा सके। तो हमारा हमेशा ये, हम अगर अपने आप को देखें तो हम टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 मार्केट में, जहां पर वैल्यू कॉन्शियसनेस बहुत है हमारे कस्टमर्स में और उनको एस्पिरेशन लेवल भी आए हैं, बट हमें अपने प्राइस पॉइंट्स को बहुत मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो हम अपने प्राइस पॉइंट्स के लिए अफोर्डेबिलिटी पे बहुत काम करते हैं ताकि हम कभी भी अपने कस्टमर्स को महंगे नहीं लगे। और यही हमारा आज की डेट में मकसद है और इसको अचीव करने के लिए हमने बहुत स्टेप्स लिए हैं। हम और आगे भी बहुत स्टेप्स ले रहे हैं ताकि हम कम से कम कॉस्ट पे सोर्स कर सकें और वो मार्जिन हम अपने कस्टमर्स को पास ऑन कर सकें। तो सुधांशु जी, आप ये कह रहे हैं कि आपका यूएसपी अफोर्डेबल प्राइस है, यही आपका यूएसपी है पूरे बिजनेस का? अफोर्डेबल प्राइस पे लेटेस्ट फैशन प्रोवाइड कराना, ये हमारा यूएसपी है। क्योंकि सुधांशु जी, आपने भी फैशन का जिक्र किया, तो टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 में क्या फैशन ट्रेंड्स बदले हैं? क्योंकि वहाँ पे क्या अब लोग एकदम नए फैशन फॉलो करते हैं या फिर थोड़ा अभी अभी भी रुझान थोड़ा दूसरी तरह की तरीके का है? जी, मैं ये कह सकता हूँ पहले 10 साल पहले, 15 साल पहले ऐसा होता था कि पहले दिल्ली बॉम्बे में फैशन आता था और फिर टीयर 2 टीयर 3 में आता था। बट आज की डेट में सोशल मीडिया के पेनिट्रेशन की वजह से फैशन बहुत जल्दी टीयर 2 टीयर 3 में आने लगा है। जो ट्रेंड हम
मेट्रो सिटीज में या टीयर 1 सिटीज में देखते हैं, वही एग्जैक्ट ट्रेंड आपको छोटे शहरों में मिलेगा। चाहे हम वो विमेन्स वेयर में बात करें, जहाँ पे क्रॉप टॉप्स और प्लाजो टॉप सेलर है मेट्रो सिटीज और टीयर 1 में, वही सेम हमारे टीयर 2 टीयर 3 में भी टॉप सेलर्स है। तो आज की डेट में फैशन में कहीं भी पीछे नहीं रहा है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज। बिल्कुल फैशन में पीछे नहीं रहा है। सुधांशु जी, अगले 3 सालों में आप सिटी कार्ट को कहाँ देखते हैं? क्या गोल्स हैं रेवेन्यू के मोर्चे पर, फैशन के मोर्चे पर, एक्सपेंशन के मोर्चे पर? देखिए, ये जो अभी स्टोरी सिटी कार्ट की है, ये तो खाली मोस्टली 2 स्टेट्स की है, तो आप समझ सकते हैं इंडिया कितना बड़ा है और हम कितना ग्रो कर सकते हैं। और ये 2 स्टेट में भी हमें लगता है कि आज की डेट में और 100 स्टोर खुल सकते हैं 3 से 5 साल में। तो स्कोप बहुत है सिटी कार्ट के पास। बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां सिटी कार्ट प्रेजेंट हो सकता है। तो हमें यहाँ से, ये हमें अपना स्टार्टिंग पॉइंट लगता है, और हम यहाँ से अपने आप को 300 से 400 स्टोर का एक चेन देखते हैं बहुत जल्द। अच्छा, सुधांशु जी, जब आपने सोचा आप स्टार्टअप वर्ल्ड में कदम रखें, आप बिजनेस वर्ल्ड में कदम रखें, तो आपने फैशन ही क्यों चुना यहाँ पे? क्योंकि कंपटीशन एक तो बहुत बड़ा, दूसरा मुनाफे में आना भी एक बड़ी चुनौती है, तो यही बिजनेस क्यों चुना आपने? इसमें 2 कारण हैं। एक, मैं आपको ये बताना चाहूँ कि एफएमसीजी फिर भी छोटे-छोटे शहरों में पेनिट्रेटेड है, पहुँचा हुआ है थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, चाहे वो अनऑर्गेनाइज्ड हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड हो, बट वो अवेलेबल है छोटे शहरों में। बट हमें ऐसा लगा जब हम छोटे शहर ट्रैवल करने गए कि फैशन अभी भी राइट प्राइस पे अवेलेबल नहीं है, और राइट फैशन भी अवेलेबल नहीं है, लेटेस्ट फैशन अवेलेबल नहीं है। तो हमें लगा कि ये सही प्रोडक्ट होगा मार्केट में घुसने के लिए। और जब हमने ये शुरू किया, हमने रियलाइज किया कि ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं लास्ट 5-7 साल से हमारी कंपनी सिटी कार्ट लॉस में नहीं रही है, वो हमेशा प्रॉफिटेबल रही है। तो ये दिखाता है कि ये अगर अच्छे से मैनेज किया जाए गारमेंट बिजनेस, फैशन बिजनेस, तो कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है। बिल्कुल। अब भारत में वैल्यू फैशन को स्केल अप करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती, सुधांशु जी, अभी क्या देख रहे हैं आप? देखिए, अभी तो हमारा ग्रोथ का टाइम शुरू हुआ है। हम यहाँ पे चुनौती कम देखते हैं और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देख रहे हैं, और हम उसी पे फोकस करना चाहते हैं कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है। और अपॉर्चुनिटी अभी बहुत है, हम बहुत ग्रो कर सकते हैं यहाँ से, और अच्छी ऊंचाइयों पे पहुँच सकते हैं। अच्छा, तो क्योंकि आप प्रॉफिटेबल हैं, अच्छा कर भी रहे हैं और दिख भी रहा है, वो आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, आईपीओ का कोई प्लान है क्या लॉन्ग टर्म में, सुधांशु जी? जी, अल्टीमेटली वैल्यू क्रिएट करने के लिए कंपनी की आईपीओ इज द राइट वे टू गो फॉर। बट हमें ऐसा लगता है कि ये जैसे जैसे आप जर्नी में आगे बढ़ते हो, ये सब माइलस्टोन्स है जो अपने आप आने लगते हैं। हम ऐसे टारगेट नहीं लेके चलते कंपनी में कि हमें आईपीओ करना है या एक और राउंड करना है। जब जरूरत होगी, जब सही टाइम लगेगा, हम जरूर आईपीओ करेंगे। बहुत शुक्रिया सुधांशु जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतनी अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। थैंक यू मैम। चलिए, आप जानते हैं फंडिंग की समस्या को मात देते हुए किसने जीता निवेशकों का भरोसा? कौन से फाउंडर्स को मिला नए पार्टनर्स का साथ? और कुछ और बड़े फैसले जो स्टार्टअप को बना सकते हैं कल के बड़े बिजनेस। देखते हैं स्टार्टअप न्यूज। डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म प्रैक्टो ने यूएई में अपनी सेवाएं शुरू की हैं। कंपनी के ग्लोबल एक्सपेंशन की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। अब अबू धाबी, दुबई और शारजाह के लोग प्रैक्टो के जरिए आसानी से डॉक्टर ढूंढ सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद हैं और सभी डॉक्टरों को पहले से जांचा परखा गया है। प्रैक्टो पहले से ही यूएई में इंस्टा बाय प्रैक्टो नाम के हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के जरिए 10 साल से काम कर रही है, लेकिन अब पहली बार आम लोगों के लिए अपनी सेवाएं शुरू की हैं। यूएई में प्रैक्टो पर 3000 से ज्यादा क्लिनिक और 31,000 डॉक्टर लिस्टेड हैं। 50,000 से ज्यादा लोग हर महीने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपनी ने यूएई में 13 करोड़ से ज्यादा की सेवाएं दी हैं। प्रैक्टो के पास 250 से ज्यादा पेड कस्टमर्स हैं। प्रैक्टो का दावा है कि उन्होंने दुबई की 10% आबादी को साल में कम से कम एक बार अपनी सेवाएं दी हैं।
अनअकैडमी के को-फाउंडर्स गौरव मुंजाल और रोमन सैनी अब कंपनी की रोजमर्रा के काम से हटते हुए अपने नए वेंचर पर फोकस बढ़ाने में जुटे हैं। ये दोनों अब नई लैंग्वेज लर्निंग ऐप एयर लर्न पर ध्यान देंगे। अनअकैडमी ने कुछ साल पहले खरीदे ग्राफी के फाउंडर सुमित जैन, जिन्हें 2023 में अनअकैडमी का को-फाउंडर बना दिया गया था, अब अनअकैडमी की कमान संभाल सकते हैं। अनअकैडमी के तीसरे को-फाउंडर हिमेश सिंह पहले ही जून 2024 में सीटीओ पद से हटकर एक सलाहकार की भूमिका में चले गए थे। सूरत के एग्रीटेक स्टार्टअप ग्रोविट ने हाल ही में $3 मिलियन यानी लगभग 25.5 करोड़ की फंडिंग हासिल की है। इसे GVFL ने लीड किया और इसमें वेलोस अपॉर्चुनिटीज फंड, जीतो, वी फाउंडर सर्कल, सुनिकॉन वेंचर्स फंड, प्रो ग्रोथ वेंचर्स और हैदराबाद एंजल्स जैसे निवेशकों ने भी हिस्सा लिया। इस फंडिंग से ग्रोविट अब अपने एक्सपेंशन और R&D पर जोर देगा। कंपनी का दावा है कि उन्होंने पिछले महीने भारत का पहला सस्ता और पोर्टेबल मिट्टी की सेहत जांचने वाला उपकरण लॉन्च किया है। अब तक ग्रोविट का कहना है कि उन्होंने 12 राज्यों में 650 से ज्यादा फ्रेंचाइजी आउटलेट्स को अपने सॉल्यूशंस उपलब्ध कराए हैं। फैशन डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्लीक ने $10 मिलियन यानी करीब 83 करोड़ रुपए की सीरीज ए फंडिंग हासिल की है। इसमें नेक्सस वेंचर्स पार्टनर्स ने लीड किया है और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर लाइटस्पीड ने भी इसमें हिस्सा लिया है। इससे पहले मार्च में स्लीक ने 25 करोड़ की सीड राउंड लाइटस्पीड से ली थी। स्लीक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फैशन प्रोडक्ट्स सिर्फ 60 मिनट में डिलीवर करता है। इस नए फंड का इस्तेमाल कंपनी ग्रोथ डबल डाउन के लिए करेगी। इसमें नई लाइफस्टाइल कैटेगरीज लॉन्च करना, इंस्टेंट रिटर्न और ज्यादा शहरी इलाकों में विस्तार करना शामिल है। आज का ये शो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपके फीडबैक हमें पोस्ट करें CNBC आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या हमें ईमेल करें ae@nw18.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए CNBC आवाज़।